This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट माशाल्लाह सुबह स्टार्ट होते ही 109 प्लस पे गई विद इन 3-4 मिनट्स। उसके बाद 41,309 के लेवल के बाद ये गिरी और तकरीबन जो पुराने लेवल के करीब आई। उसके बाद जिगजैग होते होते फिर काफ़ी ऊपर आई 100 पॉइंट के प्लस के तरफ, फिर नीचे आ गई +27 पे, फिर जिगजैग होती रही और फिर ऊपर नीचे करते करते फिर 144 का लेवल हमने देखा, फिर गिरी +87 पे चली गई, फिर ज़बरदस्त ऊपर नीचे बिल्कुल एंजियोग्राफी वाला सीन है और ये अब 31,365 के लेवल पे आ गई है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। 156 पॉइंट का इजाफा है जब मुझे ये रिसर्च दिया गया। वॉल्यूम बहुत कम है, 299 मिलियन सिर्फ, और इसकी वजह आपको पता ही है कि आज 8वीं मुहर्रम है और लोगों का दिल जो है इस वक्त कारोबार की तरफ नहीं है। मेरा दिल आज शो करने का नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से आया हूँ और कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी है, उसके इसलिए ये इम्पोर्टेंट शो था, करना ज़रूरी था, तो आ गया हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर जी क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, बस मुहर्रम मना रहे। बस जी सर जी, आपकी दुआएं बस। सर जी, बैंक ऑफ पंजाब के बारे में पूछना था। एक दफा साल पहले बात हुई थी तो आप कह रहे थे मैंने भी ले रखा है। जी, मैंने 10-50 पे निकाल दिया। 20-22 का चला जाएगा। मेरे लॉस कोई नहीं हुआ, 10-50 पे निकाल दिया। ट्रांजैक्शन लॉस फिर भी हुआ ख़रीदने खरीदने में। देखिए, मेरी जो एक प्रॉब्लम है कि मैं किसी को खुश करने के लिए या मार्केट के अभी जो चल रहा है उसको देखते हुए तो मैं बात करता नहीं हूँ। मैं तो लॉन्ग टर्म बात करता हूँ और मेरी एक एनालिसिस होती है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी गई बैंक के बारे में वो ये है कि इनका जो टोटल लॉस था, जो बैड डेट हो गए। देखिए, बैंक क्या होता है कि एक तरफ आपसे डिपॉजिट लेता है, वो तो अपनी जगह पे सॉलिड है, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है कि वही पैसा लेके उसने कहाँ लगाया, गवर्नमेंट को दे दिया, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन जब आप प्राइवेट पार्टीज़ को देते हैं तो वहाँ पर रिस्क होता है, आपने दे दिया वापस नहीं आएगा। इसीलिए हर बैंक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है। मैं तकरीबन 25 साल क्रेडिट का काम करता रहा हूँ और वहाँ बहुत ये टफ़ जॉब होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मार्केटिंग वालों से। दे दें जी, दे दें, बहुत अच्छी पार्टी है, ये फ़लाने हमज़ा की शरीफ की है, ये नवाज़ शरीफ की बहन है। इस तरह का प्रेशर आता है, उसको क्रेडिट मैनेजर रोकता है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर तो क्या, एमडी भी था, चोर था, और उसने जो है ना अब लोगों से मिल के रिश्वत खा के 10 लाख की ज़मीन को 1 करोड़ दिखा के बहुत सारे कर्ज़े बांट दिए। वो आदमी बाद में भागा, उसको पकड़ के लेकर भी आई नायब वगैरह। तो उसकी वजह से इस बैंक में बहुत बड़ा खला आ गया है और वो खला पुर होता हुआ नज़र नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 20 बिलियन इसके अंदर डाला उस खला को कम करने के लिए, फिर भी खला कम नहीं हुआ। स्टेट बैंक ने कहा अभी भी 14 बिलियन का गैप है, हम इस बैंक को अलाउ नहीं कर सकते टू टेक डिपॉजिट। बैंक को स्टेट बैंक का क्या काम है? स्टेट बैंक का काम यह है कि पब्लिक को डिपॉजिट लेने ना दे, जमा ना करने दे उस बैंक में जिस पे ख़तरा है। तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट पंजाब ने कहा कि अच्छा ठीक है जी, ये जो लोन्स हैं इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो हम इसकी गारंटी देते हैं, और 14 बिलियन की उन्होंने मज़ीद गारंटी दी हुई है। इन द मीन टाइम बैंक ऑपरेशनल प्रॉफिट करता रहा है, नए मैनेजमेंट वाला आया है, बेहतर हुई है सिचुएशन। लेकिन ये गैप इतना बड़ा है कि मेरी नज़र में बैंक ऑफ पंजाब की वैल्यू इस वक्त 0 है। अगर आप मुझे कहेंगे कि बैंक ऑफ पंजाब ले लो तो मैं कहूँगा मुझे 14 बिलियन दो, फिर शायद मैं ले लूँ, वैसे लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब, वेलकम शो साहब। सबसे पहले तो इसाक डार साहब को खिराज तहसीन, मैनी कांग्रेचुलेशन, जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर बने वो हमारे पाकिस्तान के। दूसरा ये कि आपके तवज्जुल से उनसे एक और उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि एक हमारी स्टॉक एक्सचेंज अब जारी है इमर्जिंग मार्केट में। जी। तो आपका एक नोटोरियस मेंबर है जिसका नाम है इद्रीस आदम सिक्योरिटीज, वो हमारी टोटल फैमिली के शेयर अपने पास रखे बैठा हुआ है, ब्लैकमेल करता है
कि किसी तरह से अपनी कंप्लेन वापस लो तो शेयर दूंगा, वरना सारी जिंदगी ढूंढते रहो। मेरी उसके खिलाफ FIR कटवाएं और FIA वालों को पीछे लगा दें उसके, और साथ साथ नैब में शिकायत करें, और इंशाल्लाह ये आदमी आपको क्या अंदर करेगा, ये अंदर जाएगा बहुत जल्द। आप बार बार ये बात उठाते हैं। इंडीड दार साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत आपने रोशन किया हमारा नाम, और आप बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने, और हमने आपके जनरल पॉलिसीज़ को हमेशा सपोर्ट किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्रेशर कम्स पॉलिटिकली। सो कीप ऑन द गुड वर्क। आई क्लाइव का बात करें। अस्सलाम जी, मुझे मालूम नहीं करना था, एक तो मारी के बारे में मालूम करना था कि मारी जो अभी इतना बढ़ गया एकदम से, उसके बारे में बात करना था, और दूसरा मुझे नाफा बैंक के बारे में पूछना था, वो कैसा बैंक है? नाफा बैंक नहीं है, नाफा फंड मैनेजर है, नेशनल बैंक का है, बहुत अच्छा है। इसके MD से मैंने कई दफ़ा इंटरव्यू किया, ओवरसीज़ में थे, बहुत काबिल और अच्छे इंसान हैं, एंड इज़ वन ऑफ द गुड फंड्स। आप उस पर लगा के आराम से बैठ जाएँ। जहाँ तक मरी के बढ़ने का सालों का मुबारक हो आपको, और बढ़ रहा है तो घबरा क्यों नहीं है, बढ़ेगा और बढ़ेगा। देखिए, मरी हो या POL हो या PPL हो या OGDC, चारों का काम क्या है? जंगल बियाबान में घूमना, गैस ढूंढ के निकालना, बहुत बड़ी खिदमत ये लोग कर रहे हैं। और इनके ग्रोथ के 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो तेल की कीमत, गैस की कीमत बढ़ जाए, या इनको डिस्कवरी हो जाए। तो डिस्कवरी बहुत अच्छी हो रही है मरी की भी और OGDC के भी, इसलिए ये लोग स्टेबल हो रहे हैं डिस्पाइट वॉट एवर हैपन्स टू द ऑयल। ऑयल तो अब ऐसा लगता है कि 50 पे आके रुक गया है, ना नीचे ज़्यादा जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। अब इसी में इनको वाइबिलिटी वर्कआउट करनी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है इनको हम गिरने नहीं देते। इनसे जिस रेट पे तेल वे लेते हैं वो अच्छा रेट होता है, तो इनको कोई लॉस हम नहीं होने देते। तो भले बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो इन कंपनीज़ में, लेकिन दे आर स्टिल वेरी गुड कंपनीज़। आपको जो उनके रेट हो गए उस हिसाब से रिटर्न देते हैं, एंड यू शुड बी प्राउड ओनर ऑफ मरी। आप जहाँ महफिल में बैठे कहें कि मैं मरी की मालिक हूँ, मालकन हैं आप, बिल्कुल हैं, चाहे आपके पास कितना भी शेयर हो, एंड यू शुड बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि योर कंपनी इज डूइंग वेल। आई क्लाइव को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप जिस तरीके से दूसरे शेयर्स की रिसर्च करके हमें टारगेट बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, इस तरह आप ट्रीट के बारे में एक बार रिसर्च करके लॉन्ग टर्म टारगेट हमें बता सकते हैं? हाँ जी, कल इत्तेफाक से कल ही मैंने किसी साहब ने लिया हुआ है ट्रीट, और वो बहुत परेशान थे। उनको मैं कहता रहा कि आप होल्ड करें, उसकी 2 वजह बताई। नंबर 1, 21% शेयर है ट्रीट का लॉर्ड्स कंपनी में, LOAD, लॉर्ड्स क्या कहेंगे उसको पता नहीं, जो अभी अभी IPO हुई है। 10 रुपये का शेयर 34 रुपये में बिक गया। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड, आई थिंक 1.5 बिलियन के करीब उनके पास आ गया। उनका टारगेट उससे आधा था, तो अब इनको ज़रूर उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया। 21% शेयर बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग है। और दूसरा है कि इनकी जो बैटरी जिसका जिक्र हम करते रहे इस प्रोग्राम में, डायू के नाम से, वो आ गई है, और इंडीड इस ए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। उसमें कोई बीच में पानी वानी डालने का सिस्टम नहीं है, सिर्फ 2 टर्मिनल निकले हुए, कम्प्लीटली ड्राई, कम्प्लीटली सर्विस फ्री। तो इससे न्यू टेक्नोलॉजी विच दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, एंड दैट शुड हेल्प। ये ट्रीट का जो फैमिली है, इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये पाकिस्तान के पायनियर्स में से हैं। 21 फैमिली में इनका शुमार होता था, लेकिन बीच में ये लोग ऐसा लगता था कि जो नई जनरेशन पर आई उसने कोई ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन नाउ दे आर अप एंड रनिंग। इतनी बड़ी बैकग्राउंड के बाद उनको क्या प्रॉब्लम है? मेरे जैसा आदमी, स्टेट बैंक के एम्प्लॉई का बेटा अगर फैक्ट्री लगा सकता है, तो ये लोग क्यों सो रहे हैं? मैंने 2 फैक्ट्रियाँ लगाई पाकिस्तान में। पहला लगाया ऑक्सफोर्ड मेलामाइन, छोटी सी फैक्ट्री, 65 हज़ार की मशीनें, गुजरान वाला अपने मुल्क से ख़रीद के लाया, चाइना से नहीं मंगाया, और उसमें इतना पैसा कमाया, इतने लोगों को जॉब दी कि मैं बहुत खुश आदमी हूँ। अंदर से मुझे बहुत खुशी है, मौत से बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता। दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया डेनवर इंटरनेशनल के नाम से। उसका काम यह था कि पाकिस्तान में बबल गम बनाओ और खामोशी से अफ्रीका में एक्सपोर्ट करो। 98% हमारी एवरी एक्सपोर्ट से आती थी। अगर मेरे जैसा आदमी, छोटा सा गरीब घर का, अल-हिलाल सोसाइटी में रहने वाला ही काम कर सकता है, तो ये जो बड़ी बड़ी फैमिली के लोग हैं क्यों सो गए? क्यों नहीं ट्रीट वाले और भी नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं? और उसकी बेसिस पे मैंने, जो साहब ने पूछा था कि शायद 56 का रेट चल रहा है, तो मैंने उनको 70 का रेट दे दिया, और इंशाल्लाह ये 70 का होगा। आप आराम से बढ़ जाइए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मैं असलम अर्ज कर रहा हूँ अफजाबाद से। ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र जी। जी पहली तो गुजारिश है, जब आपका प्रोग्राम चलता है ना, ये टीवी का वॉल्यूम बहुत कम कर देते हैं।
एक तो वो वॉल्यूम ज्यादा करा दें। अच्छा जी, वॉल्यूम तेज कर। दूसरा मैंने गुजारिश करनी है, ये GGL और KOSM SERF इनके बारे में पूछना है सर। सर मैं नाम नहीं समझा कोई भी, आप फिर से बताइएगा डिटेल में। जी GGL GL ये क्या है सर? जी जी बुरा ना मानिएगा। ग्लोबल है कोई जी, गनी ग्लोबल। अच्छा गनी ग्लोबल, ठीक है। ये गनी ग्लोबल बहुत अच्छी कंपनी है। और दूसरा नाम क्या बताया आपने? जी KOSM KOSM ये क्या है? जी सर इनके बारे में बता देंगे सर इसका डिटेल बता दीजिए, मुझे नहीं पता सिंबल। कोहिनूर समथिंग? जी 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 कोहिनूर स्पिनिंग मिल? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए स्पिनिंग मिल्स जो हैं जितनी हैं पाकिस्तान में, उनका वो वडेरा कल्चर है। वहाँ पे नवाब और जागीरदार टाइप के लोगों ने लगाया। पाकिस्तान में हर आदमी को एक कोटा मिलता था जब अमेरिका वगैरह से बहुत पैसे आ रहे थे कि जो आप एक स्पिनिंग मिल लगा लें 25,000 के 50,000 के। ये लोग ये समझते हैं कि ये जो मिल लग गई है उनकी बस ज़ाती मिल्कियत है, उसको एंजॉय करते हैं, ज़्यादा उससे एंजॉय ले लेते हैं, आपको कुछ देते हुए नहीं। इन लोगों से दूर रहना बेहतर होता है। गनी ग्लास जो है उसने अभी गनी ग्लोबल जो बनाया है, ये एक एडवांस्ड ग्लास कंपनी है और ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी। इस तरह की जितनी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं अपने काम में, वो नए नए, इसमें शायद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है, नए नए लोगों को ला रही हैं, बड़ी बड़ी कैपिटल के ला रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ला रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। जिसके पास पहले से बेस था उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है अट्रैक्ट करना। जैसा इसी तरह आपने देखा बलूचिस्तान ग्लास ने जाके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है और वो शेखुपुरा के पास मेरे ख्याल में वो प्लांट लग रहा है चाइना से। तो अभी जो बलूचिस्तान ग्लास है बहुत थकी हुई कंपनी है, 8-9 रुपये की लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन जब ये उस फैक्ट्री का कंट्रीब्यूशन आएगा, जो भी इनका परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होगी 15-20%, उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है बलूचिस्तान ग्लास पे और उसकी हालत आस्ते आस्ते बेहतर होगी। तो यहाँ गनी ग्लोबल ने भी अच्छी इनिशिएटिव ली है। तारिक ग्लास इज़ डूइंग वेरी वेल एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे रेट पे ग्रोथ हो रही है। वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ रेट। तो और ये ग्रोथ चलता रहेगा इसलिए कि इसके बेसिस है 6 करोड़ लोग यहाँ अभी भी भूखे हैं। उनके लिए हर चीज़ आपको देनी है, उनको घर चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको हर चीज़, दवाई चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, सब चीज़ की डिमांड मौजूद है। पेंट अप डिमांड इसको कहते हैं। अमेरिका वगैरह में सबसे बड़ा मसला है कि डिमांड किधर है। अमेरिका में हाउसिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, कनाडा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है कि जब घर बनेंगे तो 200 इंडस्ट्री चलेगी तो चलेगी। इसके लिए बहुत ही सस्ता कर्जा, बहुत ही आसान तरीन कर्जा देते हैं। 40 साल के लिए कर्जा मिलता है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4-5%। इसीलिए वहाँ हर आदमी घर का मालिक बन गया, क्योंकि वो डिमांड क्रिएट करना पड़ता है, वहाँ मैनेज करना पड़ता है। यहाँ मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं कि इनफॉर्मल सेक्टर में ग्लास की कितनी डिमांड है, आपको पता ही नहीं कि सीमेंट की कितनी डिमांड है, आपको पता ही नहीं कि स्टील की कितनी डिमांड है। आप तो फॉर्मल सेक्टर को देख रहे हो ना कि सीपेक आया तो ये प्रोजेक्ट में इतना स्टील लग गया, उसमें इतना लग गया। लेकिन जो गली कूचों में, कच्ची आबादियों में घर बन रहे हैं, सब सॉलिड सीमेंट और लोहे के ही होते हैं। वो छोटी सी जगह मिलती है उनको 10-20 गज, उसी पे वो 5 मंजिला खड़ा करते हैं, तो कितना सीमेंट इस्तेमाल होता है। बाद जगह मैंने देखा ब्लॉक यूज़ ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सीमेंट की ढलाई कर दी। तो डिमांड बेइंतहा इस मुल्क में है, इसलिए यहाँ ग्रोथ तो होनी है। फॉर्मल में ना हो, इनफॉर्मल में होगी। आइए क्लाइव पास से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र सर, आप लोग की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खैर वाफियत फरमाए सब की, हमारे वतन की, हमारे वतन में रहने वालों की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुजारिश ये है कि काफी अर्सा पहले ना मैंने HBL के शेयर्स लिए थे आईपीओ में। तो HBL के आईपीओ लिया था सर? जी, HBL के, हबीब बैंक के। हाँ, आईपीओ आया था ना इसका 235 पे, वो लिया था। 235 का आया था। हाँ हाँ सही है, वो मैंने लिए थे। तो पहले तो 4-5 साल उन्होंने मुझे वो भेजा, उसका बोनस भी भेजा। अच्छा। और उसके साथ साथ वो जो 6 पता नहीं कितने वो होते हैं बोनस रुपए जो वो 8 साल भेजते रहे। तो
अब कुछ अरसे से उन्होंने ना तो बोनस दिया है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उसको, और नहीं उस पर कोई उन्होंने मुझे वो दिया है। तो अब वो नीचे गिरता 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 100 मेरा ख्याल है 75 पे आया शायद, उसके बाद अब कुछ उसमें इजाफा हुआ है। अब 213 वाला का है सर, 213 वाला पे आ चुका है ये। हबीब बैंक में इम्प्रूवमेंट आई है। हबीब बैंक एंड UBL are doing better than MCB also now. UBL is leading, Habib Bank is following. और ये अब MCB के जो रेट था उसके दोनों बिल्कुल करीब आ गए हैं। हबीब बैंक तो बहुत करीब आ गया है, आई डोंट हैव द नंबर्स, लेकिन आई थिंक अगर वो 240 का है तो ये 230 का हो चुका है। तो आपके जो IPO का लेवल था उस पर आ रहा है ये, और परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और जो आप बता रहे हैं कि कोई ये डिविडेंड वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो शायद इनकी पॉलिसी ये है कि इसको रोको। अब आपको भले वो डिविडेंड 10 रुपये का ना दे, अगर आपके शेयर के रेट 10 रुपये बढ़ जाता तो बात एक ही है, और वो शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है। और लोग मुझे ये लग रहा है कि UBL और हबीब बैंक MCB को भी पीछे कर देंगे बहुत जल्द। MCB फंस गया है NIB के चक्कर में, और वहाँ उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि NIB का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो उनके लिए ड्रैग कर देगा उनके प्रॉफिट को, कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी। इवेंचुअली इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और ये बैंक्स वगैरह साल, 1.5 साल, 3 महीने, 2 महीने का नहीं सोचते, आगे 20 साल 25 साल देख रहे होते हैं। वहाँ जो मैनेजमेंट बैठी होगी वो दूर 20 साल बाद पाकिस्तान क्या होने वाला है उसको देख के तैयारी कर रही है। तो MCB इन द शॉर्ट टर्म रन विल सफ़र बिकॉज ऑफ द ह्यूज नेटवर्क इफ़ दे टेक। अब सिल्क बैंक की भी बात आ रही है कि सुना उसको भी लेना है, तो शायद उनके एग्रेसिव पॉलिसी है टू एक्वायर ऑल द वीक बैंक्स and then use the huge network for expansion, for domination for the next 20-30 years. आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, अब्दुल हफीज बोल रहा हूँ। अब्दुल हफीज साहब, वेलकम शो सर। जी मुझे ये पूछना था खान साहब से कि ये एंग्रो पॉलीमार जो है, एंग्रो पॉलीमार, जी 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 एंग्रो पॉलीमार जनाब, एंग्रो ने कई गलतियां की, उसमें एक गलती थी एंग्रो पॉलीमार चलाया नहीं चला, बंद करके छोड़ दिया, 2-3 रुपये का शेयर हो गया ये। उसके बाद उन्होंने इसको बेचने की बड़ी कोशिश की है। अभी एक ख़बर आ गई कि किसी कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया या टेक ओवर प्रोसेस में है, इसी वजह से इसका रेट ऊपर आ गया है। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि आप इसको ना टच करें, क्योंकि ये इस पर दम नहीं है। दम होता तो एंग्रो क्यों बेचता इसको, क्यों छोड़ता इसको, और क्यों इतने सालों से इसको बंद छोड़ देता। पाकिस्तान को में एंग्रो पॉलीमार वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बेसिकली पेट्रोल है, और पेट्रोल कहाँ है, पेट्रोल तो गल्फ़ में है, उनके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी निकलता है। तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लग गई है, जिसको मैंने ख़ुद अपने आंखों से लगते हुए देखा है, फाइनेंस किया है। जब मैं UAE में था तो ये कौन सी जगह थी, वहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर था। उसके बाद जब मैं सऊदी अरेबिया गया तो वहाँ पे जुबैल नाम की जगह पे इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ये पॉलीमार की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं कि आप उनसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं, जबकि डिस्टेंस बिल्कुल कम है। तो मैं जनरली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आप लोगों को मना करता हूँ लेने के लिए, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि वहाँ बहुत कम्पिटिटिव रेट पे वो बना सकते हैं। इतना सोफिस्टिकेटेड प्लांट है कि कॉस्ट ही कोई नहीं है, रॉ मटेरियल उनका है, और यहाँ से डिस्टेंस भी कोई ख़ास नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, अभी मैं लूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, तेल की कीमत अपने पीक से नीचे आना शुरू हो गई है। उसकी वजह मेरे प्रीवियस बैंक ABN AMRO के एनालिस्ट का कहना है कि जब भी OPEC ने इस तरह की बातें की कि जब प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, ये सिर्फ बात होती है, एक्चुअली ये फॉलो अप नहीं होता। उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी जो एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी हम कट करेंगे भी तो कोई ड्रास्टिक नहीं करेंगे, बहुत हल्का हाथ रखेंगे व्हील के ऊपर। इससे इन चीज़ों से ऐसा लगा कि कोई ख़ास प्रोडक्शन कट नहीं आ रही, और इसलिए तेल की कीमत जो है गिरी है कल, और वो आ गई है 49.6 पे।
-21 सेंट्स। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि डॉ में 28 की कमी आ गई, SP में 7, नैस्डैक में 14 और नीके में 39, हैंगसेंग में 100, शंघाई +43, सेंसेक्स 27 प्लस, सिंगापुर 5 माइनस और फुटसी अभी जो है अनचेंज्ड है 0.28 प्लस, डैक्स 18.6, कैक 1.4, आईबेक्स -7। अमेरिका में जो मार्केट की सिचुएशन उस सिलसिले में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज सुबह हमारे वक्त के मुताबिक 6 बजे एक बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुआ है क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप में। सेकंड डिबेट था और उसमें ऐसा लगा कि ट्रंप हावी आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत पैसा खर्च किया क्लिंटन ने एडवर्टीज़मेंट पे। वहाँ पे सवाल अब ये है कि क्या क्लिंटन, ओबामा और बिल क्लिंटन जैसे ही प्रेसिडेंट रहें जो कंपनी से पैसा लेके उनकी खिदमत करने के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। मैंने अभी ट्विटर लिखा कि दीज आर स्लेव्स ऑफ द कॉर्पोरेट, दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग। इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो अपना खाता है, अपना बोलता है, मेरी तरह वो आ जाए तो शायद तब्दीली ले आए। और उसकी सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात उसने आज के डिबेट में कही, उसने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि रशिया और असद के साथ मिल के जितने IS वालों हैं उनको मारे, और इराक़ में भी मारे और यहाँ भी मारे। सबसे बड़े एनिमी वो हैं, बाकी लोगों को आप रशिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं, असद से लड़ने की ज़रूरत। और उसने क्लिंटन को बेइंतहा क्रिटिसाइज़ किया मोहम्मद कद्दाफ़ी के हटाने पे। ये जो बिला वजह की इंटरवेंशंस की गई लीबिया में, इराक़ में, सीरिया में और इजिप्ट में और अब यमन में, इससे बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, सब मुसलमान मरे हैं। तो वो ये कह रहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर के पुलिसमैन बनने की, हमारे ऊपर कर्ज़ा जो है 21 ट्रिलियन यानी 21,000 बिलियन हो गया है। हमारा कर्ज़ा कितना है डॉलर में? 60 मिलियन। हमारी आबादी कितनी है? 200 मिलियन। अमेरिका की आबादी कितनी है? 250 मिलियन। तो आप ज़रा रेशो निकालें कि अमेरिकन कितने कर्जदार हो चुके हैं। तो ट्रंप कह रहा है कि मज़ीद कर्जा नहीं ले सकते। सिर्फ इराक़ वॉर पे अब तक 6,000 बिलियन खर्च हो चुका है। तो अब कहता है कि ना मैं ट्रूप उतारूंगा ना कुछ करूंगा, मैं दुनिया भर से अपने फोर्सेस को निकाल दूंगा, जिसको कद्दाफ़ी हो, सद्दाम हो या असद हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए मैं समझता हूँ बेहतर होगा दुनिया के लिए। और ये कर्ज़े की फ़िक्र सिर्फ इस आदमी को है, दूसरे जो ग़ुलाम टाइप के कैंडिडेट हैं उनको तो पता ही नहीं, उनको तो बोलने पे पाबंदी है, वो वही बोलेंगे जो कंपनीज बोलेगी जो उनको पैसा देती है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई मुझे बताएगा कि OGDCL एंड SSGC क्या फीचर है? बहुत अच्छा है जी। SSGC और साउथ एंड नॉर्थ दोनों गैस की तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। जब ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज देख के कि आज सुई नॉर्दर्न ने 58.86 का लेवल लिया। ये जब 31 का था तब मैंने कहा था आप लोग जल्द से जल्द ख़रीदो, और दोनों का कहा था। आज माशाल्लाह साउदर्न जो है 41 का हुआ, नॉर्दर्न जो है 58.86 का हुआ, 2.75 बढ़ा हुआ, 11 मिलियन का काम हुआ। सुई साउदर्न क्यों ना बढ़े? सुई साउदर्न के पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान वाला सब की वो है, मोनोपोली है, सिर्फ वही गैस बेच सकता है, और वहाँ गैस उनके पास है नहीं। गैस की अवेलेबिलिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कराची से एक पाइपलाइन जा रहा है लाहौर, उधर गवादर से एक पाइपलाइन नवाबशाह आ रहा है, ईरान का भी गैस आने वाला है, तुर्कमेनिस्तान का भी गैस आने वाला है। तो गैस की अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी तो नॉर्दर्न गैस का कारोबार बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी। और अभी इन लोगों ने दोनों ने ऐलान किया कि 3 साल के लॉस के बाद अब ये प्रॉफिट में आ गए, तो इसको ज़रूर ले लें। ये हिस्टोरिकल शिफ्ट है, यहाँ पे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोनों गैस कंपनी को रिकमेंड करता हूँ। OGDC जैसा कि अभी एक खातून ने कॉल किया था जो वो खुश भी थी और परेशान भी थी कि मरी इतना क्यों बढ़ रहा है, तो OGDC की भी यही सिचुएशन है कि अगर उनको डिस्कवरी होगी तो उनके रेट बहुत बढ़ जाएंगे, और ना भी बढ़े, आपकी अपनी कंपनी है, बच्चे वहाँ अपने काम कर रहे हैं, और ये गरीब बच्चे दुनिया भर जगह जगह जंगल बियाबान में घूम रहे हैं आपके लिए तेल ढूंढने के लिए। अल्लाह करे किसी दिन ऐसा भी वक्त आए कि हमारे पास अपना ही तेल इतना हो जाए कि इंपोर्ट ना करना पड़े, और अगर ये होगा तो इन बच्चों को हमको हार पहनाना चाहिए, इनको ज़बरदस्त बोनसेस देने चाहिए, और ये बढ़ेगा इंशाल्लाह।
आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। सर अब्दुर्रहमान बोल रहा हूँ मुरीद से। ये WTL का फ्यूचर क्या सर है? अब्दुर्रहमान सर, ये हमारे ग्रुप की कंपनी है, इस पर बोलते हुए बहुत हमें मुश्किल होती है। अकॉर्डिंग टू SECP रूल, जिस दिन ये होता है क्या कहते हैं वॉल्यूम लीडर, तो उस दिन मैं बात कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं बात नहीं कर सकता। आज ये वॉल्यूम लीडर है, इसमें 6 मिलियन का काम हुआ है, 4 पैसे गिरा हुआ ये और 3 रुपये 6 पैसे का हुआ। साहब इसकी कहानी यह है कि ये जब शुरू में ये सलमान तासीर साहब ने ये कंपनी बनाई तो इसको बहुत रिमार्केबल कंपनी माना गया कि एक नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई कि इंटरनेट और हाई क्वालिटी इंटरनेट एंड हाई क्वालिटी टेलीविज़न बहुत रिजनेबल रेट पे आपको उन्होंने पेश किया। वे बैक, ये 2001 वाला की बात है, 2 की बात है, 3 की बात है, और वो बहुत अच्छी चली कंपनी। लेकिन बाद में उनको शायद पैसे की ज़रूरत पड़ी और चीज़ें करने के लिए, जैसे ये MDTL खोला और पेस खोला और चीज़ें की, तो उन्होंने उसमें से अच्छा खासा शेयर जो है ओमान टेल को भेज दिया। ओमान टेल अपने मैनेजमेंट उन्होंने भेजी, उनके पास जाहिर है ओमानी के पास लोग कहाँ हैं, हम लोग जाके ओमान को संभालते रहे, वो यहाँ आके क्या संभालेंगे, खाली पैसा होने से क्या होता है। जैसे NIB बैंक में सिंगापुर वालों ने 460 मिलियन तो भेज दिया डॉलर, लेकिन मैनेजमेंट नहीं भेज पाए और वो उनके अब वो 100 मिलियन रिटर्न में मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। इसी तरह ओमान टेल ने 195 बिलियन में ये 51 शेयर ख़रीदा और अब वो 10 बिलियन में बेच के जा रहा है एक पाकिस्तानी ग्रुप को, जो कि शायद वर्ल्ड कॉल सर्विसेज के नाम से है। तो अब वर्ल्ड कॉल सर्विसेज अगर इसको 10 मिलियन में लेता है एट ए वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, तो उस 10 मिलियन को जस्टिफाई करने के लिए मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, और करप्शन वगैरह जो होती है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जो कि ओमानी या सिंगापुरी नहीं समझ सकते, हम लोग समझते हैं, हमें पता है कि हमारे लोग कितने करप्ट हैं। तो वो आप जब आप ख़त्म करेंगे करप्शंस और लीकेजेस तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये शेयर किसी ज़माने में 10 रुपये का था जब मेरे पास भी था, और अब ये 3 रुपये का है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से ये 10 की तरफ जाए। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मोहम्मद सलीम साहब, मैं पिछले 3 माह से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और बाकायदगी से कॉलिंग भी करता हूँ। अच्छा जी। आप हजारों लोगों को लाखों रुपए का फायदा पहुँचा रहे, आप पहुँचा रहे और आपका चैनल पहुँचा रहा है। लेकिन खान साहब, आपने हमारे लिए भी आवाज उठाई कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का पेंशनर जो 7 साल पहले रिटायर हुआ था, आज उसी पेंशन पे गुजारा कर रहा है। आप नवाज शरीफ साहब से कहे, हमने खुदा के वास्ते सारी जिंदगी आपको वोटें दी है, अब तो हमारा ख्याल कर लो, अब आपकी हुकूमत है। 7 साल से एक बेवा की पेंशन 1801 है, एक बेवा की पेंशन 2300 है। तो आप जरा मेहरबानी करें कि नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करें कि ये इधर भी ध्यान करें नेशनल बैंक के पेंशनर की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम साहब, ये आपका हक है, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं उनसे कहें कि ऐसा करें। अभी एक साहब ने मुझे कांटेक्ट किया, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि वो ही इज़ लुकिंग आफ्टर ऐसे ही कोई पेंशन फंड है, पता नहीं 700 मिलियन डॉलर है, रुपया है, डॉलर जो भी है। उन्होंने 3 नाम मुझे पूछे जो फंड मैनेजर्स के कि ये तीनों में से किसका इंतखाब करूं। तो ये सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो गया है। नेशनल बैंक का जो फ़ंड आप लोगों आपका पैसा है, वो आज जब आपने लगाया था 1 रुपया, वो आज 100 रुपये हो चुका है। कोई इसमें मेहरबानी नहीं है, आपका हक है। बोलो मेरा जो 100 रुपया है उस पर तुम रिटर्न क्या दे रहे हो, कितना कम रिटर्न दे रहे हो तुम मुझे। तो आप वहाँ पे जाके आप लोग एक पिटीशन करें, कोर्ट पे चले जाएं कि ये हमारा जो पेंशन फंड है ये उठा के आप कंपिटिटिव बिडिंग करके, ये जो 8-10 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फंड मैनेजर्स की, उनसे पूछें कि बताओ कि अगर हम तुमको इतना पैसा दें तो क्या रिटर्न दे सकते हो, तो उस पर जो बेस्ट रेट आए उस पर दे दें। हमसे पूछ लें कि कंपनी सही है कि नहीं, किसी जाली कंपनी को ना दें, जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज हैं उनको दें। आपका रिटर्न 3-4 गुना हो जाएगा, आपको गारंटी देता हूँ। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 1 पैसे का खैरात नहीं है, ये आपकी मेहनत से कमाई और जमा किया जो आपने था उसका रिटर्न है। जिसने भी आज से 20 साल पहले कोई पैसा कहीं पे जमा किया, आज वो 100 गुना हो चुका है। तो कैसे नहीं आपका फंड, आपको रिटर्न कैसे ज़्यादा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप इसके लिए केस कर दें अभी नेशनल बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर, करना पड़ेगा उसको। नवाज शरीफ क्या करेंगे इस सिलसिले में, आप डायरेक्ट एक्शन लें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम।
सर आपका प्रोग्राम देख के मुझे बहुत खुशी होती है। शुक्रिया। आप बहुत अच्छा बताते हैं और आपके प्रोग्राम को देख देख के मैंने बहुत हिम्मत करी है ये काम करने की। अच्छा। और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा फायदा भी हुआ। बहुत शुक्रिया। और आप ये बताइएगा सर, मेरे एक बात नहीं समझ में आती है कि जो कंपनी माइनस में होती है उनके शेयर पर जाते हैं, वो किस वजह से जाते हैं? अभी मेरे पास, मैंने गनी ऑटोमोबाइल लिया हुआ है और क्लेवर फूड है मेरे पास। तो अब ये बताइए कि ये मतलब माइनस में होती है कंपनियां, शेयर ऊपर जाते हैं, इसका क्या रीजन होता है? अच्छा, ये जो आपके पास दोनों है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप इसको होल्ड कीजिएगा हमेशा के लिए। आप जो भी काम करती हैं वो करती रहें, प्लीज़ इसको देखने के चक्कर में ना पड़े। रिटर्न आता रहेगा, अकाउंट में पड़ता रहेगा, इसी तरह से और बढ़ाएं। ये दोनों कंपनी बड़ी सॉलिड हैं। जो जाली कंपनियां होती हैं उनको यहाँ बहुत सारे लोगों पर बहुत रिश्वत का अरबों रुपए हैं। जैसे वो आदमी पकड़ा गया कोयटे में, इतना पैसा उसके पास था कि वो छुपाने की जगह नहीं थी उसके पास। ऐसे लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट वाले में आते हैं, कोई सड़ा हुआ कंपनी जिसके कोई फ्यूचर नहीं है, सबको पता है, जैसे परवेज़ अहमद सिक्योरिटी टाइप की कंपनी, उसको आके कहता है कि लगा दो इसके ऊपर 2 अरब रुपये। उसका पैसे तो बहुत पड़े हुए, इतना रिश्वत कमाया हुआ उसने। 2 अरब अगर आप एक परवेज़ अहमद सिक्योरिटी पे लगाएंगे, करोड़ों शेयर का डील होगा तो जाहिर है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ाता है, उसको लेके जाता है 2 रुपये से 8 रुपये पे, और उसका एम ये होता है कि जिस दिन 8 रुपये हो गया उस दिन मुझे तो निकल जाना है। और 2 अरब उसके रिश्वत की कमाई है, इसलिए उसको दर्द भी नहीं है। जैसे आपको 2 रुपये पे तकलीफ होगी, उसको वैसी होगी 2 अरब पे। 2 अरब अच्छा ठीक है। अगर 2 अरब डूब गया तो डूब गया, नहीं डूबा तो 2 अरब जो है 8 अरब हो गया। उसके बाद वो निकल गया वहाँ से, वो तो निकल गया। मगर ये जो लालची छोटे मोटे लोग, अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़हीन समझने वाले लोग, वो अपनी गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिल सब बेच के, बीवी का जेवर बेच के इसमें डाल देते हैं। ये ब्रोकर कह रहा है जी बढ़ेगा, अब जाहिर है बढ़ रहा है। वो 2 से 8 हो गया, अब वो कोई 6 पे घुसा, कोई 7 पे घुसा, कोई 8 पे घुसा, कोई 5 पे घुसा, लालच में। ये बंदर वाली खसलत है, लालच बहुत बुरी बला है। जी ये डबल हो रहा है, जी डबल हो रहा है, जी डबल हो रहा है, डबल तो हो रहा है। उसके बाद जब वो करोड़ों अरबों रुपए वाला रिश्वत वाला आदमी जब निकलता है वहाँ से 8 अरब कमा के, उसके बाद से झाग बैठती है, धड़ 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 धड़, वापस 2 रुपये आ जाता है। इस दौरान ये जो बीच में लालची लोग घुसते हैं वो तबाह 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 होते चले जाते हैं। आप लोगों को इस खेल से बचना है। जिसमें दम नहीं है, तारिक खान कभी उसको नहीं देगा, चाहे जितने दफ़ा वो बढ़े। ये परवेज़ अहमद सिक्योरिटी 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का हुआ, फिर गिर के 2 रुपये का हो गया, तबाह हो गए लोग बीच में। एक और कंपनी है, उसका नाम है जावेद अहमद वोरा, वो 10 रुपये का शेयर 300 का हुआ, उस पर मैं भी पिटा, मैं भी लालच में आ गया। मेरी जो डीलर थी वो लालच में आ गई, कहने लगे सर आप प्लीज़ इजाज़त दे दें, मैं 2-4 हज़ार शेयर ख़रीद लूँ। मैंने कहा ख़रीद लो। ख़रीद लिया उसने। उसके बाद जब वो गिरना शुरू हुआ, उस लड़की को हार्ट अटैक होने लगा, जवान बच्ची को। उसने ये काम ही छोड़ दिया, छोड़ के चली गई, रोती थी रोज़ के बैठ के। मैंने कहा मेरा डूबा, तुमको क्या तकलीफ़ है भाई, मैंने कमाया भी बहुत है, मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, जज्बाती हो गई वो। इसी तरह एक शेयर था जनाब आरिफ हबीब का, मैं नहीं था यहाँ पे, मैंने नहीं लगाया उसमें। वो 10 रुपये का शेयर 2200 का हुआ। ये आरिफ हबीब वालों ने घुमाया उसको और लूट लिया लोगों को, आज बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। इसी तरह जहांगीर सिद्दीकी 10 रुपये का शेयर 1400 का ले गए, उसके बाद 2 रुपये पे ले आए, 20 रुपये पे ले आए। और अब 20 से 30 हुआ है तो सीना पिटते कि जी बढ़ गया, जी बढ़ गया। काहे का बढ़ गया? इस दौरान जो तुमने अरबों रुपए लूट लिए और आज इंडस्ट्रियलिस्ट बन के बैठ गए, दलाल आदमी, कहाँ से बन गए? इसी पैसे से बन गए। ये जावेद अहमद वोरा 300 पे ले जाके निकाल लिया उसने पैसे, अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा दी होगी, अब बाहर ले गया होगा पैसा, आजकल उसका जिक्र नहीं हो, तो मर गया, उसके ख़ानदान वाले भी शायद भाग गए होंगे यहाँ से। उन सबको पकड़ के लटकाना चाहिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमसीबी के बारे में क्या आपकी क्या राय है? एमसीबी देखिए बेस्ट बैंक इन पाकिस्तान हर हाल में, मंशा साहब का फ्लैगशिप है ये। और देखिए कि जब ये नेशनलाइज हुआ तो कहाँ पे था और आज कहाँ पे है। हमेशा इसने डिविडेंड दिया है, हमेशा बोनस दिया है। मैंने अपने तमाम बहनों को 5000 रुपये में एक 100 शेयर दिलाया था। आज वो शेयर की तादाद 1000 हो चुकी है और डिविडेंड मेरे ख्याल में आखिरी मैंने देखा है शायद 46 वगैरह डिविडेंड आ चुके हैं। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हमारी रही, हम बहुत खुश हैं उससे। मैंने पाबंदी लगाई हुई अपने तमाम बहनों को कि ये शेयर नहीं बेचना है। बच्चे कहते रहते हैं बेच दो, मगर मैं नहीं बेचने देता।
तो ये बेहतरीन कंपनी है। लेकिन अभी जो उनको थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू हबीब बैंक यूबीएल थोड़ी सी नीचे आ रही है, उसकी वजह शायद उनकी एग्रेसिव एक्विजिशन है ऑफ एनआईबी, और अब सिल्क बैंक का भी नाम आ रहा है, उससे उनको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगी, लेकिन वो उनको डाउन भी करेगा, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आई थिंक दे आर थिंकिंग 20 years ahead, जब पाकिस्तान विल बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर, गारंटी देता हूँ, और उस वक्त जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क होगा वही डोमिनेट करेगा और इतना कमाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमने ये चीज़ मलेशिया में होते हुए देखी, हमने ये चीज़ ताइवान में होते हुए देखी, अपने आँखों से देखी, 25 साल के बैंकिंग में देखी, हमने कोरिया को उठते हुए देखा, 84 में बैठ गया था, तबाह हो रहा था, मेरी नौकरी ख़तरे में आ गई थी क्योंकि मैंने बहुत पैसा लगा दिया था वहाँ। आज कोरिया किधर है? उसका सैमसंग का एक्सपोर्ट आपके पूरे मुल्क के एक्सपोर्ट से ज़्यादा है इस वक्त, और हम उस वक्त डरते थे कि यार 6 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 12 बिलियन का इंपोर्ट है, 40 बिलियन के डेट है, कैसे चलेगा? ये ख़त्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। चाइना को उभरते हुए देखा, चाइना क्या था? कम्युनिस्ट कंट्री, सबको मार काट के ख़त्म कर दिया था इन्होंने, और फिर लोगों को बुलाया, थूक के चाटा, आइए एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वो 200 की मार्केट आज 3000 कुछ पे खड़ी है। तो हमने देखा है पाकिस्तान भी उधर ही जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता, रोकने की तमाम कोशिशें इधर उधर हो गई। जनरल राहिल आया, सबको सफाया कर दिया है, अब जो थोड़े बहुत बच गए इनका भी तय हो गया कि इनको भी हाफिज सईद वगैरह सबको सफाया किया जाएगा, कोई नहीं रहेगा, कोई दहशतगर्द किसी फॉर्म में नहीं रहेगा कि इंडिया पे अटैक करना है। और कश्मीर का मामला है, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ के हासिल करेंगे डिप्लोमेटिकली एंड अदरवाइज, नो नीड टू सेंड टेररिस्ट, क्योंकि जवाब इंडिया भी भेजता है, अफगानिस्तान के ज़रिए भेजता है, दोनों को रोक देना चाहिए ये सब काम। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। तारिक साहब ये काइंडली बस आखिरी टाइम बचा है आपका, ये मुझे हबीब शुगर मिल और एक लीजिंग कंपनी के लिए बता दें। हबीब शुगर के बारे में आप थोड़ा मुझे बता दीजिए, क्या है ये, कहाँ है? देखिए ये छोटे मोटे शुगर कंपनी को हम इतना नहीं जानते क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलता। अगेन लाइक स्पिनिंग मिल, ये जो शुगर की मिल है ये तमाम रूरल एरियाज़ में होते हैं, उस इलाके का जो बड़ा आदमी होता है वो बना लेता है। अब वो जिस तरह से अपने हारियों को और आम लोगों को ट्रीट करता है, पाँव छुवाता है, सजदे करवाता है, उसी तरह आपको भी शेयर होल्डर को भी समझता है, इसलिए हम दूर रहते हैं इससे। हबीब शुगर मिल का सुना है कि अच्छी कंपनी है, शायद ये कराची बेस्ड है, तो ये शायद बेहतर है, अदरवाइज़ नॉर्मली शुगर से दूर रह रहे। शुगर वाले पैसा पीट रहे, इस वक्त लूट रहे। शुगर पूरे दुनिया में 37 रुपये की मिल रही, जितना चाहिए। तारिक खान नहीं बोल रहा, लोग कहते हैं कहाँ से लाता फिगर, गवर्नमेंट वाले पूछते हैं मुझसे। इंटरनेट पे बच्चे को, छोटे बच्चे को कहो कि भाई अली बाबा के साइट पे चला जाए और लिखे गिव मी कोटेशन फॉर 1000 टन शुगर एक्स कराची, तो कराची फ्रेट ऑन बोर्ड के साथ आपको रेट आएगा 37 रुपीज़ का, ये अभी 80 रुपये का बेच रहे हैं। तो इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक दफ़ा इससे पहले भी जब शुगर क्राइसिस आया था उसमें इन्होंने चीनी की कीमत 80 रुपये पे ले गए थे, तो उसके बाद जो बैलेंस शीट आई तो सबने एक्सपेक्ट किया था कि बम्पर प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से उसको खर्च करके ख़त्म कर देते हैं, सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं, शेयर होल्डर को इनको देने का रिवाज ही नहीं है, तो इनसे दूर रहिएगा। जहाँ तक आपने और क्या पूछा था भूल गया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज भी मेरी बात बिल्कुल गलत हो गई। तारिक खान बहुत बेवकूफ़ आदमी है, जाली बैंकर, जाली एनालिस्ट। बैंक ऑफ पंजाब जो है 1 रुपये बढ़ के 16 रुपये 55 का हुआ। मैं अपनी पोजीशन से नहीं हटूँगा, ज़ीरो इसकी वैल्यू है मेरी नज़र में। जापान पावर बढ़ा हुआ है, इसकी वजह है कि बात चल रही है, इसको जल्दी लगाए। नवाज़ शरीफ को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है, अभी भी 5000 का गैप है, लोड शेडिंग पूरे मुल्क में चल रही है, इसलिए अगर ये 300 पावर बढ़ा देते हैं जापान और उसको तो बहुत अच्छा होगा। इसी सिलसिले में अब हसनैन साहब कह रहे हैं मार्केट क्लोजिंग आ गई, टाइम जनाब ख़त्म हुआ। माशाल्लाह 203 पॉइंट का इजाफा नज़र आ रहा है यहाँ पे, और मार्केट 41,403 हसनैन 41403 पे क्लोज़ हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो। अब 2 दिन की छुट्टी आ रही है, इस दौरान ये क्लोज़ नहायत ही खुशाइन बात है, और इंशाअल्लाह इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। 130 इंडेक्स में -168 है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं।
22,662 का लेवल, बहुत अच्छा। हसन साहब, व्हाट अबाउट द ऑल शेयर्स? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जिसमें तमाम शेयर्स का इंक्लूजन है, और यहाँ भी 120 का इजाफा है। एक्सेलेंट, वेरी वेरी प्लीज्ड। 23,395। हसन साहब 395, 28,395, एक्सेलेंट। ये सब हिस्टोरिकल क्लोज हैं। ये ऐसा लेवल आपने ना पहले देखा है ना सोचा है, ये हो गया है और इंशाअल्लाह ये 50,000 का सफ़र जारी है। आइए एडवांसिंग कंपनी वाले भी आपने देख लिए। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके बेहतरीन प्रेजेंटेशन का। तो ये आज की मैं बहुत खुशी से ये शो ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह 2 दिन की हम छुट्टी के बाद और मुहर्रम के बाद फिर हाजिर होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक आज के क्लोज पे, और इसी के साथ खुदा हाफिज़।